हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। हमारा यहाँ पे वीडियो खराब हो गया था, तो यहाँ पे से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एरोमेटिसिटी पे। तो ऑल कार्बन sp2 है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल प्लेनर भी है क्योंकि सारे sp2 है तो सबके सबकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, तो पूरा का पूरा ये जो रिंग है वो पूरी प्लेन पे होती है। और यहाँ पर रूल लगाएंगे तो 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, 11 डबल बॉन्ड थे तो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 22 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4n = 20 और n = 5। तो n = 5 इंटीजर नंबर आता है सॉल्व होकर के, तो कभी इंटीजर आता है तो ये ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। तो ये जो कंपाउंड है पोरफायरिन रिंग, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो पोरफायरिन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप बढ़ा करके पोरफायरिन रिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब क्या होता है कि पोरफायरिन रिंग से अगर हमारे यहाँ से दो H+ आयन रिलीज हो जाते हैं, मतलब कि अपने H+ आयन दे देंगे, H+ आयन दे देंगे तो इस पर भी निगेटिव और इस पर भी निगेटिव, तो ये लोन पेयर पे दिखा सकते हो। अदरवाइज दो निगेटिव आ गए तो इसको बोलते हैं डाई एनायन पोरफायरिन। डाई एनायन, दो एनायन है और इसको कहते हैं पोरफायरिन तो थी, तो डाई एनायन पोरफायरिन रिंग बन जाती है। अब जब डाई एनायन पोरफायरिन रिंग से कोई मेटल कनेक्ट होता है डाई कैटायन वाला, डाई कैटायन मतलब दो पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल कनेक्ट होता है, इससे अगर कनेक्ट हो जाए तो तब ये बनता है मेटलोपोरफायरिन। तो यहाँ पर से निगेटिव वालों ने दो मेटल के पॉजिटिव वालों को जोड़ करके ये न्यूट्रल हो जाएगा इस तरीके से, तो इसे कहते हैं मेटलोपोरफायरिन। तो डाइनाइन पोरफायरिन, पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन आपको समझ आ रहा होगा, तो ये मेटलोपोरफायरिन बनता है। अगर ये मेटलोपोरफायरिन में पर्टिकुलरली मेटल की जगह अगर आपके पास आयरन मेटल होता है तो उस आयरन मेटल को हीमोग्लोबिन कहते हैं, और अगर आपके पास उसमें मैग्नीशियम मेटल होता है तो तब वो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ये आपके पास मैं इसको कवर करता हूँ। तो हम यहाँ पर आपको मेटलोपोरफायरिन के बारे में बात कर चुके हैं। अगर मैं मेटल की जगह पर्टिकुलरली आयरन मेटल यूज करता हूँ तो आपके पास ये जो बनता है वो आपके पास मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर या हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनता है। ये आयरन मेटल लिया मैंने, डाइकैटायन वाला मेटल लिया, और अगर इसकी पांचवी वैलेंसी आयरन की इमिडोजोल रिंग से, प्रोटीन इमिडोजोल रिंग प्रोटीन चेन से कनेक्ट होती है, और छठवीं वैलेंसी अगर H2O से पूरी होती है, और इस वाली पोर्शन पर मिथाइल ग्रुप, इस वाली पोर्शन पर आपके पास CH2 COO निगेटिव ग्रुप, इधर CH ग्रुप मिथाइल ग्रुप, ये CH3 है मिथाइल ग्रुप है, और इधर CH2 COO निगेटिव ग्रुप, इधर आपके पास मिथाइल ग्रुप, और एक तरफ आपके पास R2, और इधर आपके पास मिथाइल ग्रुप, और एक तरफ यहाँ पर R1 ग्रुप होता है। तो ये आपका हीम का स्ट्रक्चर है। कुछ बुक में हीम ऐसे लिखता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो हीम। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ हीम है। और अगर आपके पास यहाँ पर कंडीशन है हीम के बाद की कि आपके पास R1 और R2 दोनों के दोनों अगर सेम हो और ये विनाइल ग्रुप हो, विनाइल ग्रुप आप समझते होंगे, इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। मतलब यहाँ पे R1 और R2 जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनकी जगह अगर विनाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो तब आपके पास इस स्ट्रक्चर को हीम ए कहते हैं, हीम ए कहते हैं। और अगर आपके पास R1 और R1 की जगह CHO और R2 की जगह आपके पास विनाइल ग्रुप हो, तब इस स्ट्रक्चर को हीम सी कहते हैं, हीम सी कहते हैं। अगर आपके पास R1 और R2 विनाइल ग्रुप होते हैं दोनों के दोनों, तब इस वाले R1 और R2 की जगह विनाइल ग्रुप होंगे तो इसे हीम ए कहते हैं। R1 की जगह CHO और एल्डिहाइड ग्रुप और R2 की जगह विनाइल ग्रुप हो तो तब इसे हीम सी कहते हैं। और अगर आपके पास R1 की जगह एक जगह विनाइल ग्रुप हो और R2 की जगह आपके पास C18H30OH ग्रुप, एल्कोहल वाला ग्रुप हो, तो तब इस वाले स्ट्रक्चर को हीम ए कहते हैं। तो इसके बेसिस पर ए बी सी मतलब इनके ग्रुप्स अलग अलग लगने की वजह से यहाँ पर आप इसे 3 स्ट्रक्चर बना सकते हो, और मार्क्स के अकॉर्डिंग इसे बड़ा भी कर सकते हो। मैंने एक स्ट्रक्चर बताया तो आप R1 और R2 की जगह एक बार वो ले लो, फिर दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ, R1 और R2 की जगह एक बार ये ले लो, R1 और R2 की जगह तीसरी बार ये ले लो, तो हीम ए, हीम बी, हीम सी, 3 स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। और ये एक्चुअली आपके पास ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है, या ये जो भी सिस्टम बना है आपके पास ये लगाने के बाद भी, तो इसे एक्चुअली कहते हैं मायोग्लोबिन। तो
ये स्ट्रक्चर जो कुछ भी है वो है मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। और आपके पास मायोग्लोबिन में से ये H2 अगर यहाँ से निकल जाए और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन अटैक कर जाता है, मतलब मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आपके पास H2 निकलने के बाद ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो ये ऑक्सी मायोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। और यही रीज़न है कि वो ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद ऑक्सीजन को कनेक्ट कर लेता है और ऑक्सीजन के स्टोरेज का काम करता है। तो मायोग्लोबिन का हमारी बॉडी में सबसे बड़ा रोल यही है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है, ऑक्सीजन का भंडारण करता है, ऑक्सीजन को स्टोरेज करके रखता है। ऑक्सीजन के स्टोरेज का काम करता है मायोग्लोबिन, वो तो हम बता चुके हैं। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर और मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं। दोनों में बस डिफरेंस ये है कि हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। इस बात का क्या मतलब समझे कि हीमोग्लोबिन जो है वो मायोग्लोबिन के 4 यूनिट से के कॉम्बिनेशन से बना होता है। आपके पास यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि ये इस तरीके से ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मैं आपको सिंपली बना दूँ। एक मायोग्लोबिन, दूसरी मायोग्लोबिन की यूनिट नाइट्रोजन वाले से कनेक्ट रहते हैं, और तीसरा वाला 4 यूनिट जोड़नी है, तो आपके पास 4 यूनिट कुछ इस तरीके से कनेक्ट करती हैं। और ये आपके पास आयरन, नाइट्रोजन, 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 बाकी नोट्स में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। और आपको पता है कि 5वीं और 6वीं वैलेंसी जो कंप्लीट होती है वो ऑक्सीजन वगैरह से कंप्लीट होती है और प्रोटीन चेन से कनेक्ट होती है। तो प्रोटीन इतनी इस तरीके से कनेक्ट रहता है इनसे, प्रोटीन चेन इस तरीके से चारों तरफ से घेर लेती है। प्रोटीन की लंबी लंबी अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन्स बनती है, पेप्टाइड्स बनते हैं, फिर पेप्टाइड से प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स होता है। और आपके पास अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आपको पता है ये 4 यूनिट होती है मायोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के 4 यूनिट जुड़ी है। एक बार जुड़ा फिर आपके पास दोबारा ऑक्सीजन से जुड़ेगा HbO2 का होल्ड वाइज, फिर HbO2 के होल्ड वाइज से एक और ऑक्सीजन यूनिट मॉलिक्यूल जुड़ा तो HbO2 का होल थ्राइस, फिर HbO2 के होल थ्राइस से एक और ऑक्सीजन की यूनिट जुड़ी HbO2 का होल 4, 4 यूनिट जुड़ गए। इसके लिए जो रेट कांस्टेंट लगा वो K1, K2, K3, K4 मान लिया। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आपके पास ये इसका ऑर्डर होता है K3 और K4, इसके लिए ये रेट कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट में K4 सबसे पहले होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास ये 4 यूनिट थी और एक ऑक्सीजन H2O हटने के बाद एक ऑक्सीजन जुड़ना था एक यूनिट से, तो ये प्रोटीन चेन ने इसे चारों तरफ से घेर रखा है। तो प्रोटीन चेन ने चारों तरफ से घेर रखा है, तो पहली बार जब ऑक्सीजन इस एक मॉलिक्यूल से एक यूनिट से कनेक्ट होने के लिए आता है तो उसे इन चारों इतनी सारी चारों तरफ से घिरी हुई प्रोटीन चेन को तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और बहुत टाइम लगता है, इसलिए पहली बार जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है। इसलिए रेट कांस्टेंट K1 का जो वैल्यू आता है वो सबसे कम आता है। जब एक बार जुड़ जाता है तो कुछ प्रोटीन चेन्स खुल जाती हैं, खुलने की वजह से दूसरी बार जब ऑक्सीजन अटैक करने के लिए आता है तो वो बहुत मतलब इसके कंपैरिजन में पहली बार के कंपैरिजन में दूसरे वाले से कनेक्ट होने के लिए थोड़ा आसान हो जाता है अटैक करना और वो थोड़ा फास्ट होता है। तीसरी बार अटैक करने के लिए प्रोटीन चेन और खुल जाती है तो वो और आसानी से अटैक हो जाता है। ये वाली रिएक्शन देख रहे होंगे तीसरी बार और चौथी बार करने के लिए प्रोटीन चेन ऑलमोस्ट सभी खुल जाती हैं। खुलने की वजह से चौथी बार जो रिएक्शन होती है वो बहुत तेजी से हो जाती है। तो K1, K2, K3, K4 इनके स्पीड का ऑर्डर होता है और इसीलिए ये वाली रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और ये इनका जो ऑर्डर है वो ये है। तो आपके पास ये जो इस तरीके से हो रही है, ये इस तरीके से जो ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, रेट पे जो इफेक्ट पड़ता है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो कोऑपरेटिव इफेक्ट में आपको जो मैंने इस यूनिट पे बात करी है, कुछ यहाँ पे टॉपिक लिखे थे स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में, मैंने आपको बोला था यहाँ पर रोल ऑफ मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सेल, सोडियम पोटेशियम पंप के लिए मैं आपको भेज दूंगा। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पे मैं बात कर चुका हूँ। चौथा कोऑपरेटिव इफेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उस पर मैं बात कर चुका हूँ। बाकी नोट्स प्रोवाइड कर लेंगे आपको, तो इसके मतलब एग्जाम के लिए तो कवर कर ही लेगा। और रोल ऑफ मेटल आयन को पढ़ लेना, याद कर लेना, समझ लेना कि किस मेटल का क्या रोल होता है, वो नोट्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये आपको एक पॉइंट समझ आएंगे। और मायोग्लोबिन का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट ये है कि मायोग्लोबिन जो है वो आपके पास ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। एक्चुअली ये बात हेनरी ने भी बताई थी कि जब हम प्रेशर लगाते हैं तो लंग्स पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से
वो जो ऑक्सीजन गैस होती है, गैस का लिक्विफिकेशन हो जाता है, यही हेनरी लॉ है, और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद हमारी बॉडी में जो आर्टरी वेन्स होती हैं, उन आर्टरी वेन्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड के रूप में, और वो ब्लड में घुल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन आर्टरी वेन्स के थ्रू हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स में जाता है, और बाकी टिश्यूज पर हमारे प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन अलग हो जाती है, गैस अलग हो जाती है, और पूरी बॉडी पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इस तरीके से होता है। ये हेनरी के एप्लीकेशन पार्ट में भी आप समझ सकते हैं, और ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोऑपरेटिव इफेक्ट आपको समझ आया, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन क्लियर हुआ होगा। किसी भी टाइप का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये यूनिट मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।